आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जब हम बात करते हैं तो इनके आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अब सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये 1763 से 1800 के आसपास हुआ था। इसकी डेट कंफर्म नहीं है लेकिन 1763 से 1700 1800 तक हुआ था। और ये सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में जो सनातनी साधु थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, कहानी के रूप में जब हम किसी चीज को एक बार याद कर लेते हैं ना तो वो हमें कभी भूलता नहीं है। अब याद रखिएगा कि जो सन्यासी विद्रोह है ये सन्यासी विद्रोह पहला ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता संग्राम था। तो सन्यासियों के द्वारा पहला ब्रिटिश विरोधी जो स्वतंत्रता संग्राम किया गया था वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। और ये 1763 से 1800 के बीच में किया गया। और ये कहाँ किया गया था, क्योंकि 1763 के आसपास वो 1757 और 1764 जो बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ था तो उससे बंगाल का अधिग्रहण अंग्रेजों ने किया था। तो थोड़ा सा दिमाग पीछे दौड़ाइएगा और जब चीजों को आप सोचेंगे ना तो आपको एक दूसरे से रिलेट करेंगे चीजों को। जैसे जब आप सन्यासी विद्रोह के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी डेट सोचिए कि 1763 है। और 1763 का समय था जब प्लासी का और बक्सर का युद्ध जीते थे। और प्लासी और बक्सर के युद्ध से ही वो बंगाल का अधिग्रहण किए थे। तो सन्यासी विद्रोह अंग्रेज उस समय कहाँ थे, बंगाल में ही थे। तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ। तो जो सन्यासी विद्रोह था इसके पीछे की कहानी है, सन्यासी जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये सनातनियों जो साधु थे, सनातनी हिंदू साधु थे और वो विद्रोह किए थे। अब ये विद्रोह कैसा था, जो सन्यासी कौन थे, क्योंकि इस समय बंगाल में क्या चल रहा था, अकाल का काल चल रहा था, अकाल पड़ रहा था उस समय बंगाल में। और जो अंग्रेजों की नीति थी वो लोगों को सबसे ज्यादा जो राजस्व के रूप में अंग्रेज सबसे ज्यादा उनसे वसूली कर रहे थे। तो अंग्रेजों की नीति से भी लोग परेशान थे और अकाल पड़ गया उसी समय। तो अकाल के समय खाने के लिए लोगों के पास अन्न नहीं बचा, कोई भी अन्न नहीं था। तो जो साधु के भेष में जो किसान थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, खाने के लिए अन्न नहीं था, वही किसान इस अकाल के कारण भूख और प्यास को अपने बुझाने के लिए अमीरों का जो अन्न भंडार था, जमींदारों का अन्न भंडार था, उसी को लूटना शुरू कर दिए। किनके भेष में, साधुओं सन्यासियों के भेष में। और मजे की बात क्या है, देखिए इसमें दिलचस्प ये है कि ये सन्यासी विद्रोह तो कल आया लेकिन इसमें इसको सन्यासी विद्रोह धीरे धीरे इसमें सन्यासी और फकीरी, फकीरी का मतलब होता है इसमें मुसलमान भी लोग शामिल हो गए। तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 के बीच में हुआ था। और ये पहला अंग्रेजों के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम विरोध था। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय के शासनकाल में अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी लिटन के शासनकाल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, पहले तो जान लीजिए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है। ये हम इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें हम सारी किताबों के बारे में और पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताए हैं उस वीडियो को आप देखिएगा। वहां पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बताया गया है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया किस लिए गया था। तो आप लीजिए ये लाया गया था 1878 में, लिटन के समय लाया गया था। ठीक है, लिटन लेकर के आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वही था जिसमें अंग्रेजों का कहना था कि जो स्थानीय भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं वो अगर अंग्रेजों के खिलाफ मतलब ब्रिटिश नीति के खिलाफ छापे जाएंगे तो उनका जो प्रेस है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो ये 1878 में लाए थे लिटन के शासनकाल में, लेकिन इसको बंद कौन किया था, 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया।
तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। अस्थाई बंदोबस्त मतलब होता है कि जो इस्तमरारी व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त, ये 1793 में कॉर्नवालिस लेकर के आया था। याद रखेंगे ये कॉर्नवालिस को, ठीक है। कॉर्नवालिस लेकर के आया था, जमींदारों के साथ लेकर के आया था। और ये सबसे पहले बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में लागू किया था, ठीक है। और यूपी का पश्चिमी क्षेत्र इसमें शामिल था, ठीक है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त याद कर रखेंगे। 1793 कॉर्नवालिस जमींदारों के साथ लेकर के आया था। रैयतवाड़ी सर्वप्रथम कहाँ लेके आया था? अब देखिए कि तीन जो राजस्व वसूलने की इनकी व्यवस्था थी। एक तो अस्थाई बंदोबस्त हो गया, दूसरी रैयतवाड़ी हो गया, और तीसरा था महलवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। लेकिन रैयतवाड़ी के बारे में जान लीजिए, ये सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? मद्रास में। तो लेकिन रैयतवाड़ी जो है ये सबसे पहले कैप्टन रीड, एक कैप्टन रीड था, कैप्टन रीड ने ये लेकर के आया 1792 में। कैप्टन रीड 1792 में इसका परिचय करवाया रैयतवाड़ी का। लेकिन इसके बाद जो टॉमस मुनरो है, टॉमस मुनरो लेकर के आया मद्रास में। और ये महलवाड़ी करके एक जगह है तमिलनाडु में ही। तो कैप्टन रीड वहां लेकर के आया था 1792 में। क्योंकि वहां जो तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि वहां पर छोटे जमींदार थे, और इसलिए वहां पर ये व्यवस्था सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन इसका प्रयोग फिर ये 1812 से 1823 तक ये टॉमस मुनरो ने मद्रास में किया। अब देखिए यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन, टॉमस मुनरो का संबंध किस प्रकार की व्यवस्था से है? किस प्रकार की व्यवस्था से है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से है टॉमस मुनरो का संबंध, याद रखेंगे, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। अब आ गया देखो, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया। और कहाँ पर किया? कलकत्ता में 1868 में। तो यही अमृत बाजार पत्रिका जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जो लिटन लेकर के आया था, तो यही अमृत बाजार पत्रिका ये छपती थी किसमें? स्थानीय भाषा जो थी वो बंगाली में, क्योंकि ये कलकत्ता में है तो वहां पर बंगाली स्थानीय भाषा थी, तो बंगाली में ये छपती थी। लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जिस दिन आया, रातों रात ये किसमें हो गया? अंग्रेजी में, ठीक है। ये रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा। तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से अलग हो गया, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट उन्हीं पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी लगाती थी जो स्थानीय स्थानीय भाषा में छापी जाती थी। तो याद रखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसके संपादक किए थे। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक अखबार कौन था? लीडर, याद रखेंगे, उदारवादियों के लिए। तो ये लीडर था। लीडर के जो संपादक हैं वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, बहुत ज्यादा इनके पास उपाधियां थी, इनको क्या क्या कहा गया आगे देख लीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय एक तो समाज सुधारक थे, और दूसरे कि ये इनके पास इतनी उपलब्धि थी अलग अलग लोग अलग अलग इनको उपाधि देते थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया, इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया, आधुनिक भारत का पिता कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा गया, इन्हें युगदूत कहा गया। तो इतने में से जब कोई भी एग्जाम में आए तो आप इसको राजा राम मोहन राय को ही लगाइएगा, ठीक है। आत्मीय सभा, देखिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई, याद रखेंगे, ठीक है। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। सती प्रथा, सबसे पहले देखिएगा, ब्रह्म समाज अगर इसी को पूछ लिया जाए कभी कभी ब्रह्म सभा,
तो सबसे पहले ब्रह्म सभा ही बनी थी, बाद में ब्रह्म सभा ही कन्वर्ट हो गई किसमें, ब्रह्म समाज में। और जो ब्रह्म समाजी थे ये भगवान ब्रह्मा की पूजा करते थे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, इसको देखिए। सती प्रथा, अब देखिए इससे पहले यहाँ पर 3 वीडियो हमने डाले हैं। तीनों वीडियो में, एक में बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर और वायसराय, इन तीनों वीडियो को देखिएगा तो सभी गवर्नर के शासनकाल में क्या क्या हुआ, उन्होंने किस किस चीजों में पाबंदियां लगाई, सारा कुछ डेटा एक जगह है। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए और आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख डालिए। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में, और किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, और ये आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो वर्चस्व है, ये 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कौन सा है, मतलब 1890 1880 के आसपास। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं, ये 1893 में जब शिकागो की एक धर्म सभा हुई थी, जिसमें सभी धर्मों के, पूरे विश्व से सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था, तो वहां पर इन्होंने स्पीच दी थी। तो उस स्पीच के बाद पूरे विश्व में एक तो सनातन हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, और स्वामी विवेकानंद एक जो नव हिंदूवाद है उसके प्रतिनिधि के रूप में उभर करके सामने आए। इनकी स्पीच सुनिए 1893 की, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो साइंस है, मतलब विज्ञान है, और उसको धर्म को एक दूसरे से को रिलेट कर करके बहुत एकदम मार्मिक तरीके से समझाया है। जैसे कि आपको भगवान के बारे में अगर बात करें, तो जैसे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल को इन्होंने ब्रह्म माना, कि मतलब जो मैटर है, आप साइंस में पढ़ते हैं मैटर पदार्थ, और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वैसे इन्होंने भगवान को भी दर्शाया कि मैटर के रूप में भगवान इस दुनिया में है। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि 1893 में शिकागो में धर्म सभा में इन्होंने क्या किया। जब धर्म सभा में इन्होंने स्पीच दी तो ये नव हिंदूवाद को लेकर के पूरे विश्व में गए। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण कौन थे, ये रामकृष्ण जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में इसके आगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और जो आगे आने वाले एग्जाम में सभी जरूरी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, तो ये एक सीरीज चलेगी, सभी राष्ट्रीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू।